अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं दाता दरबार और उर्स की जो तैयारी हैं वो अपने अरूज पर हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुशीर बराए औकाफ मजहबी अमूर कामरान सईद उस्मानी साहब। बात करेंगे औकाफ के महकमे के हवाले से किस हद तक जो है वो पहले से बेहतरी आ चुकी है, और साथ ही साथ बात करेंगे कामरान सईद उस्मानी की ज़िंदगी के हवाले से, वो उनकी दिन की रूटीन क्या है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान सईद उस्मानी साहब। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस शुक्र अल्लाह का। आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएंगे, इस वक्त हम दाता दरबार मौजूद हैं और इसकी जो उसकी तैयारी हैं वो अरूज के ऊपर हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो इस मरतबा पहले से बेहतरी क्या आई है? इस दफ़ा फौरी तौर पे उसके अंदर तो शायद लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। वो प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से कि होगी कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ठीक है, इस हद तक ग्रे स्ट्रक्चर तो तैयार हो जाएगा कि लोग इजीली जो है ना वो हाज़िरी दे सकें। अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो उर्स होगा उसमें लोगों को एक बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप और मैं माशाल्लाह बचपन से दाता साहब हाज़िरी देने आते हैं, हमारे बड़ों ने भी सिखाया कि आपने हाज़िरी देनी। तो एक स्ट्रक्चर हमारे सामने था जिसमें गुंबद था और नीचे बिल्डिंग थी, और वो बड़ा मखसूस लोग जो है ना उसमें शामिल होकर हाज़िरी दे सकते थे। ये आपने देखा, ये एक बहुत सुपर ग्रैंड बिल्डिंग है और इसमें एक वक्त में बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़ायरीन की आके यहाँ पे हाज़िरी दे सकती है, और ये इन फ्यूचर जो है लॉन्गर रन में बहुत ज़्यादा वो होगा। अभी उसकी तकरीबात चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे लगता है कि लोग महसूस करेंगे कि थोड़ा सा कंजस्टेड है। अगर ये कहा जाए कि इस मरतबा थोड़ी सी मेहनत होगी या थोड़ी सी लोग डिस्टर्ब होंगे, लेकिन नहीं, आने वाला डिस्टर्ब जो उर्स है वो इससे नहीं बेहतर होंगे। इंतजाम इस तरीके से किए जाएंगे कि जितनी नंबर ऑफ़ कैपेसिटी अंदर अकोमोडेट की जा सकती है दरबार शरीफ के अंदर, उतने लोगों को अंदर आने दिया जाए। फिर वो हाज़िरी करके चले जाते हैं, फिर दूसरा बैच जो है वो आ जाए। इस तरह की हिकमत अमली जो है वो अपनाने की कोशिश है। उसके अलावा फर्दर जो है, जब ये सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक बड़ा ग्रैंड स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये बताएं कि कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कितने दिनों से हो चुका है और ये प्लान कब बना? ये इंटरम गवर्नमेंट ने जो मोहसिन नकवी साहब की थी उसने स्टार्ट कराया था। ये मतलब इनिशिएटिव वो लेने वाले थे ये सारे दरबार शरीफ के अंदर ना। आप देखें, बुले शाह चले जाएँ, पाकपतन शरीफ चले जाएँ, और भी जितने दरबार शरीफ में आप जाएंगे वहाँ पे इस तरह के कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। मीनवाइल फिर जब पंजाब की गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उन्होंने भी इस मामले को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस सारी चीज़ को टेकअप किया, और अब थोड़ा सा फ़ंड्स का इशू था। फ़ंड्स जो हैं वो इस दफ़ा रिलीज़ किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये समझा जाए कि अब जो फंड है उनका जो मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं। हाँ, तकरीबन सब सॉरी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा, बेहतरी आ जाएगी। मुझे ये बताएं कि आप पहले भी बहुत बेहतर था, अब ये मज़ीद, ये आप कहते हैं ना, चीज़ ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाएगी। आप नौजवान हैं और आप पहली मरतबा एडवाइज़र बने हैं और ये आपका इम्तिहान भी है, तो जब आपको ये ओहदा दिया गया तो क्या आपके जज्बात थे और क्या मज़ीद जो है आप तब्दीली लेकर आएंगे? मैं अनस आपको ये बताऊँ, मेरे लिए ये ओहदा मैटर नहीं करता। चौधरी शाफी हुसैन साहब जो है उन्होंने एतमाद किया, और मैंने उनसे ख़ुद रिक्वेस्ट की कि मेरा अपना एक, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अकीदत है और रुझान है। मैं पूरे पंजाब के अंदर जो दरबार शरीफ हैं, जो श्राइन्स हैं, उनके अंदर मैं देखता हूँ कि सफाई का या उन चीज़ों का निज़ाम, मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने लोगों की बातें सुनी, कि मुझे बेहतर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई इस तरह की ज़िम्मेदारी दें कि मैं इन चीज़ों को जाके लुक आफ्टर कर सकूँ। तो मैं इससे पहले फिर पाकपतन भी गया, फिर कसूर बुले शाह गया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मुल्तान के बाउद्दीन ज़िक्रिया, शाह रुकन आलम, शाह शम्स तब्रेज़, इन सारे मज़ारात पे मैं गया, और जहाँ मैंने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि यहाँ पे जो सफाई वगैरह की चीज़ें वो, और वो एज़ इट इज़ मैं जो है वो चौधरी शाफी हुसैन साहब मिनिस्टर साहब को जो है वो एज़ इट इज़ मैं रिपोर्ट करता रहा, और उन्होंने भी बड़ी गौर से और हर चीज़ को बड़े बारीकी से ऑब्ज़र्व किया जो रिपोर्ट्स हमने प्रोवाइड की, और उससे मुतलका जो इदारा है, औकाफ है, सेक्रेटरी हैं, डीजी हैं, उसके अलावा जो मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर होता था, उनसे बाकायदा रिटर्न एक्सप्लेनेशन या जवाब मांगे। तो जज्बात बहुत अच्छे थे जी। मैं समझता हूँ पूरे पंजाब के अंदर हमें ये खिदमत का मौका मिला दरबार शरीफ के, और जो मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की, ख़ास तौर पे दरबार के रिलेटेड होती है ना, कि यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, मैंने ये समझा कि मुझे एक मौका मिला है, मैं इन मिसकंसेप्शंस को ख़त्म कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप इस तरफ आए हैं तो सबसे बड़ा जो आपको मसला दरपेश आया वो क्या था, जब आपने तमाम जगह दरबारों पे गए और वहाँ जाके आपको सबसे बड़ा जो मसला, जो इशू, जो आवाम का मामला, वो क्या नज़र आया आपको?
अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने कंप्लेन की है, जहाँ तक मैं गया ना, जिन जिन जगहों पे मैंने विज़िट किया, आज दाता साहब की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ पे इस तरह का मामला नहीं होगा। जो मैंने देखा कि वो थोड़ा सा शूज़ वगैरह के हवाले से ओवर चार्जिंग का शिकायत कर रहे थे, लेकिन जब हम मौके पे गए वहाँ, तो आपको पता है ऑब्वियसली जब अथॉरिटीज़ आती हैं तो वहाँ पे मौके पे उस तरह की चीज़ मौजूद नहीं होती। लेकिन ये है कि हमने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि अगर लोग कोई ओवर चार्जिंग कर रहा था, कुछ इस तरह के मामला कर रहा था, तो हम उसे फ़ाइन कराएँ और उसको वार्निंग दें कि अगर इस तरह का मामला दोबारा सामने आता है या हाईलाइट होता है तो हम इस पर प्रॉपर जो है ना वो स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे। ठीक है। तो ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं नज़र आया। अच्छा, अभी ये तक तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, ये हर किसी का सवाल है, जानना चाहते हैं कि जो लोग चंदा देते हैं दरबार को, वो पैसे कहाँ जाते हैं? यार वो बैंक में जमा होता है और इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्रोसीजर ये होता है कि दरबार शरीफ का जब गला खुलता है ना, तो वो बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों की अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैमरास, जिनके सामने ये खुलता है। फिर काउंट करने वाले जो होते हैं बैंक की अमले की मौजूदगी में होता है, ठीक है, और बैंक अपनी तहवील में लेता है डब्बे को, वहाँ पे काउंटिंग होती है, एज इट इज़ बैंक में वो सबमिट हो जाता है। ठीक है, एक मिसकंसेप्शन की गई, कहा गया जनाब दाता साहब के इतने करोड़ रुपए जो हैं वो 48 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर लिए। देखिए मुझे बताइए, जब एक अमाउंट डायरेक्टली उकाफ के डिपार्टमेंट के अकाउंट के अंदर जानी है तो उकाफ को बाहर से निकालने की क्या ज़रूरत है? मेन क्वेश्चन है ना, एक्चुअली तो आनी तो उकाफ के अकाउंट उकाफ के पास ही है। तो उकाफ को गले से गायब करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना, अगर उन्होंने किसी जगह फ़ंड यूटिलाइज़ करना है तो वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी कोई क्या कहते हैं डेवलपमेंट के लिए चाहिए, नॉन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जिस भी चीज़ के लिए चाहिए वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मिसकंसेप्ट है, बहुत से लोग हैं वो जब अपनी कुछ चीज़ों को मनवाने की कोशिश करते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा फेवर लेने की कोशिश करते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर से या किसी भी सरकारी मुलाजिम से या किसी भी ओहदेदार से, किसी पॉलिटिशियन से, जब उसे वो फेवर नहीं मिलती तो फिर लोग प्रोपेगेट भी चीज़ों को करते हैं। आप अब यहाँ खड़े हैं, हम लोगों के बीच में है ना, तो आप पूछ सकते हैं लोगों से, अगर किसी ने ये नहीं कि सुना है वो फ़लाँ ने कहा था जी, फ़लाँ ने आगे से फ़लाँ ने कहा था, किसी ने अगर देखी है इस तरह की चीज़ तो वो आ जाए, रिपोर्ट करे उस पर। अच्छा, एक तो ये अंडर आगे वकाफ के बड़े अरसे से, दूसरा सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पे इंतज़ामिया को देखते हैं, कहा जाता है कि वो एक प्रेशर ग्रुप होता है, उनकी ही मानी जाती है जो भी आता है, तो इसमें किस हद तक जो है वो सदाकत है? यार आजकल तो कंस्ट्रक्शन की वजह से तो बंद है। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल अगर आप ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो इक्का दुक्का वाक़यात कुछ जगहों पे हैं, हो भी सकते हैं, कोई मतलब ये बात नहीं है कि 100% सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मंजर आम पे आते हैं, लोगों के सामने रिपोर्ट होते जाते हैं, उस पर फौरी तौर पे एक्शन भी हो जाता है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई मैनेजर जो है वो इस तरह की हरकत कर रहा है कि लोगों को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई पैसे वैसे मांग रहा है कि मैं अच्छे तरीके से आपको प्रोटोकॉल से क्या कहते हैं आपको हाज़िरी करा दूंगा या आपको कोई अच्छे तरीके से ट्रीट करा दूंगा, तो वो जब चीज़ वो मंजर आम पे आती है ना, उस पर एक्शन होता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्शन होता है, और वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई किसी किस्म तो आपकी जो वीकली जो रूटीन है वो क्या होती है? हम लोग बस ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं चीज़ों को पूरा वीक, और इस तरह फिर वीक गुजर जाता है, अल्लाह खैर करे। अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है पूरे वीक के अंदर कि जिसमें कोई करप्शन का एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर फौरी तौर पे एक्शन हो जाता है, वरना तो बैठ के इंतजामात और बाकी चीज़ों की। अच्छा, पाकिस्तान में आम तौर पर ये कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, तो आपने अपने इस ओहदे के अंदर ब्यूरोक्रेसी को कैसा पाया? देखिए, मैं तो डायरेक्ट रिपोर्ट करूँगा मिनिस्टर चॉइस हाफिज़ साहब को। एज सच ब्यूरोक्रेसी सा मेरा इतना ज़्यादा कोई वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन एज सच मैंने जितने विज़िट्स किए हैं, मुझे अगर किसी एक जगह पे कोई प्रॉब्लम नज़र आई है और मैंने वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है तो मुझे उस पर एक्शन नज़र आया, कोई मिली भगत तो नज़र नहीं है जो मैं आपको ज़ाती तौर पे कहूँ कि मुझे नज़र आया। बाकी लोगों को हो गए प्रॉब्लम्स, वो अपना इलाज खुद ढूंढ लें। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि पहले भी खबरें आई थी कि जो गला है जहाँ पे चंदा जमा करवाया जाता है इसको डिजिटलाइज़ किया जाएगा, तो इसमें कोई काम किया जा रहा है इसके ऊपर? हाँ, इस पर बातचीत चल रही थी। चॉइस हाफिज़ हुसैन साहब की जो है ना बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी और उनका कंसेप्ट ये था कि यहाँ पे मशीनें हम लगाएं जो डिपॉजिट, जिसमें जनाब पैसे जमा कराएं और डिपॉजिट उसमें आ जाए। लेकिन उसमें ना एक बड़ा आप कह लें सेंटिमेंटल सा एक ना पॉइंट है। मिसाल के तौर पे ग्रीन कलर का जो डब्बा पड़ा हुआ है उसमें तो लोग पैसे डाल देते हैं अकीदत से, मशीन की लोगों की ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं, मशीन के अंदर गड़ मशीन के अंदर पैसे डाल रहे हैं, वो फीलिंग नहीं आ रही कि यार आप दरबार शरीफ के अंदर कोई नजराना डाल रहे हो।
वो तो एक बैंक बन गया ना। मुझे क्या कहते हैं औकाफ के ही एक सीनियर अफसर ने बताया कि इवन गलों में कलेक्शन का फ़र्क जो है ना, वो जिस साइड पे गला रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे जो दादा साहब का सर मुबारक है उस तरफ कलेक्शन और है, पाँव मुबारक की तरफ और है, और जो जितने जितने फासले पे है ना गला, उनकी कलेक्शन फ़र्क है। तो अगर आप गला चेंज करके ले ही मशीन आएंगे तो मैं समझता हूँ कि लोगों का मेंटल सेटिस्फेक्शन। मसला ये है कि एक आम आदमी जो आएगा, जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो तो मशीन में कैसे नहीं मुमकिन डालेगा। होगा कि वो मशीन के अंदर डिपॉजिट और अब कराएगा? ये देखें औकाफ के जो पैसे हैं जो गले में जमा होते हैं वो कोई खाए पिए नहीं जाते, अल्लाह माफ़ करे, कोई इस तरह एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। बैंक में आना है, उसके बाद फिर औकाफ के अकाउंट में आना है, एक सिस्टम बनेगा और उसी से तो ये फिर सारा दरबार शरीफ का निज़ाम चलेगा। अब जो कलेक्शन जो पैसे जमा होंगे, लंगर है, उसके बाद इतने मुलाजमीन हैं, फिर मेंटेनेंस है, 10,000 और चीज़ें, वो कहाँ से चलेंगे? तो वो कलेक्शन में फ़र्क आ जाता है ना चीज़ों के अंदर। अब मैं भी शायद आगे फर्दर चले भी जाएँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, लेकिन मेरे ख्याल से इट विल बी अ बैड। लेकिन मसला यही है ना कि जो आप बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी जब आएगा तो वो कैसे उसके ऊपर एतमाद करेगा, उसको किस तरह डिपॉजिट करवाएगा, और फिर कैसे, जो आपने बात की है कि वो सेटिस्फाई होगा, मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो उसको मिलेगा नहीं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह ही है। और लंगर खानों को किस तरह बेहतर किया जा रहा है? देखें, ज़्यादातर औकाफ के अंदर सरकारी लंगर भी कुछ हद तक मौजूद होता है, मतलब ख़ास तौर पे दाता साहब के अंदर है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, जो ओवरऑल आप देखें ना, ज़्यादातर लोग डोनेट करते हैं, ज़्यादातर जो बड़ी क्वांटिटी है ना वो डोनेट करने वालों की, वहाँ से पैसे आते हैं वो और अच्छे फिर तरीके वहाँ से मैनेज आगे करते हैं। वहाँ से लोग आते हैं, लोग आके अपने खुद कर देते हैं कि जनाब 10 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का आप हमारी तरफ से कर दें, जितनी तादाद करना चाहती है, तो वो फिर लोग आते हैं। आपने दाता साहब की जो मुझे बताया गया है वो पर डे लोगों के जो आने की रेशो है दैट इज़ अराउंड कोई 10 से 15,000 या 25,000 के करीब लोग विजिट करते हैं। तो जाहिर है लंगर खा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और आप रात के टाइम देखते हैं यहाँ लोग सोए भी होते हैं। अगर मैं ये सवाल पूछूं, शायद आपको इसका इल्म हो या ना हो, कितनी मिकदार में एक दिन के अंदर यहाँ पे चंदा जो है लोग देते हैं? नहीं, कोई आइडिया नहीं मुझे इस चीज़ का। ये मुश्किल काम है, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई रूटीन नहीं, कोई वो नहीं है मेरे लिए होगा। अगर ये जो जैसे उर्स वगैरह आ रहा होगा तो करोड़ों रुपया तो इकट्ठा होगा, लाजमी इकट्ठा होगा। तो अभी उर्स की जो तैयारी है वो ज़बरदस्त चल रही है। बेहतरीन चल रही है, बेहतरीन। बाकी सिक्योरिटी वगैरह के मामला जो है वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी के इदारे बात देखेंगे, सिक्योरिटी के इदारे देखेंगे, पुलिस है, आपकी आईबी है, उसके बाद आपके डिफरेंट इदारे हैं, वो सारे मिलके कर रहे होते हैं। दाता साहब के जो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं वो भी सारे ज़ाहिर है इंटरनली जिस हद तक देख सकते हैं वो देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो इदारों के सबसे मेन जो यहाँ पे इशू है या फिर मामला है वो तो सिक्योरिटी का है ना, कि उसको बेहतर किया जा सके। यहाँ पे दाता साहब के अंदर एक पूरा मैकेनिज़्म है। यहाँ पे बाकायदा सीनियर जो है वो पुलिस ऑफिसर बैठते हैं, और ना सिर्फ फोर्स में, वैसे भी ओवरऑल 24/7 यहाँ पे सर्वेलेंस रहती है। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान सईद उस्मानी साहब, और दाता दरबार हम मौजूद हैं। उर्स की जो तैयारी है वो अपने अरूज के ऊपर है, तो इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। सर ये बताएं कि उर्स बहुत करीब है और हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट से भी, तो क्या कहते हैं किस हद तक जो है वो पहले से बेहतरी आएगी और लोगों को मसाइल के सामना नहीं करना पड़ेगा? देखो अनस, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ग्रैंड स्ट्रक्चर जो है वो दाता साहब का बनने जा रहा है। इस दफ़ा जैसे मुझे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बताया है कि उर्स तक इनकी मैक्सिमम कोशिश ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर एटलीस्ट इस हद तक कंप्लीट हो जाए कि जो ज़ायरीन हैं उनको हाज़िरी देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जो है वो पब्लिक के लिए वो बंद है। फिर हम इनसे ही बात कर लेते हाँ हैं। हाँ, आप इनसे पूछें ज़रूर। जी जमील साहब, ये बताएं कि सबका ये मेन क्वेश्चन यही होता है कि जब हम चंदा देते हैं किसी भी दरबार पे, वो पैसे हमारे कहाँ जाते हैं? सर पहली बात है कि आपके सामने दाता दरबार में कैश बक्से मौजूद हैं। कैश बक्से में अमाउंट जाने के बाद मस्जिद के हम एक कोने में ज़ायरीन की मौजूदगी में उसकी कुशादगी करते हैं। महकमा की एक नोटिफाइड कमेटी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजर है, बैंक के मैनेजर हैं, हमारे लाहौर के
سونل خطیب ہیں، وہ سب ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس جگہ پر ہم اوپننگ کرتے ہیں اس کے اوپر پراپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، جس کیمروں کی مانیٹرنگ کے لیے ہمارے پاس ایک آئی پی سسٹم کنٹرول موجود ہے، جس میں پولیس، اوقاف کے ڈپارٹمنٹ سب چیزوں کو واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض اوقات کوئی آدمی آتا ہے تو ہمیں کو محسوس ہوتا ہے۔ دوسری بات جو آپ ہمیں وہ بھی وزٹ کرائیں گے؟ وہ میں آپ کو لوکیشن بھی چیک کراؤں گا۔ جب ایک آدمی انٹر ہوتا ہے، وہ کاؤنٹنگ میں حصہ لیتا ہے، کاؤنٹنگ میں حصہ لینے کے بعد واپس آتا ہے، اس کی پراپر ہم چیکنگ کرتے ہیں۔ چیکنگ کے بعد اگر کوئی ہمیں چیز ملتی ہے، محسوس ہوتی ہے، تو ہم اسے دیکھتے ہیں، تفصیلی سے دیکھتے ہیں، لیکن ایسی بات کوئی خرد برد والی ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی وہ پیسے اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس کو یوز کریں؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ایسا کوئی نہیں ہے، بینک کا مینیجر، بینک کا سیٹ اپ موقع پر موجود ہوتا ہے، وہ اسی ٹائم کاؤنٹنگ کر کے بینک کے حوالے کرتے ہیں۔ بینک کا ایک میکنزم ہے، وہ اسی اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں، پھر اس اکاؤنٹ کے توسط سے ہمارا جو C7 کا اکاؤنٹ ہے جو پورے پنجاب کو لیڈ کرتا ہے، اس میں جاتے ہیں سارے۔ اچھا جمیل صاحب، اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ داتا دربار کی صرف ڈیٹیل کہ ایک دن کے اندر کتنا چندہ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے؟ داتا دربار کے جو زائر ہیں نا، یہ ماحول، موسم اور دنوں کے حساب سے مینج ہوتے ہیں۔ آج کل جو ریشو چل رہی ہے وہ 35 سے 50 کے درمیان ہفتے میں اس کی کیش کے چیزیں ہوتی ہیں۔ 35 لاکھ سے 35 لاکھ سے 50 لاکھ ایک ہفتے میں، یہ ایوریج چل رہی ہے۔ بعض دن اچھے ہوتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے، کوئی ٹریفک کا ایشو ہو جاتا ہے تو اس میں چیزیں کم ہو جاتی ہیں، وہ ایوریج چلتی رہتی ہے۔ اچھا، اگر پورے سال کی اگر ہم نے ایوریج نکالنی ہو، کس موسم میں زیادہ چندہ یہاں پہ دیا جاتا ہے، زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ جب جو موسم معتدل ہوتا ہے، نہ گرمی نہ سردی، درمیانہ جو موسم ہوتا ہے اس پر زائر زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی جو عرس آ رہا ہے اس میں ظاہر ہے رش بہت زیادہ ہوگا۔ 3 دن کا ایونٹ، ہمارا کوئی 1.5 کروڑ سے زیادہ ان کی انکم کیش بخشے کی ہوگی، تو یہ زیادہ کیش کا جو فلو ہے نا وہ ظاہر پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ جتنا ظاہر ہوگا اتنا کیش کا فلو زیادہ ہوگا۔ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ڈائریکٹ آ کے غلے کے اندر پیسے جمع کرواتے ہیں، یہ وہ پیسے ہیں جو ایک ہفتے کے اندر 50 سے 35 لاکھ روپے ہیں۔ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں یا پھر آن لائن ڈونیشن دیتے ہیں، وہ اماؤنٹ کتنی ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھی تھی۔ ہمارا نا ایک آن لائن اکاؤنٹ بھی ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں آدمی ہو وہ ہماری ویب پر موجود ہے۔ آن لائن اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں ٹرانسفر کریں، وہ آٹومیٹک داتا دربار کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائیں گے، تو وہ اسی پروسیجر وہی ہوگا، وہ کاف کے سینٹرل فنڈ میں جائیں گے، جدھر سے پھر پورے پنجاب کی یہ مساجد ہیں، دربار ہیں، جو دوسرے معاملات ہیں، یوٹیلیٹی چیزیں ہیں، وہ ساری اس سے چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ماہ میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں داتا دربار کے لنگر پہ؟ تمام جتنے بھی اخراجات ہیں وہ کتنے ایک ماہ میں؟ داتا دربار کا جو سٹرکچر ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، اگر صفائی ورکر کو دیکھیں تو 110 ملازم ہمارے پاس صفائی ورکر ہیں، سیکورٹی کے معاملات ہیں، اتنا بڑا ہیوج سٹرکچر ہے، یوٹیلیٹی کے ایشو ہیں، بجلی کے بل ہیں، ملازمین کی تنخواہیں اس میں ہیں۔ کوئی حکومت بجلی کے بلوں میں آپ کو کچھ سبسڈی دیتی ہے؟ بیسیکلی داتا دربار اوقاف آرگنائزیشن کے انڈر کام کرتا ہے۔ اوقاف آرگنائزیشن خود سیلف جنریٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے، خود ہی اس کی انکم ہے اور خود ہی اس کے اخراجات پے کرنے ہیں۔ گورنمنٹ کا اس میں کوئی ایسا رول نہیں ہوتا۔ تو کتنے خرچے ہوں گے اگر ایک آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماہ میں اتنے پیسے یہاں پہ خرچ ہوتے ہیں لنگر کی مد میں، بجلی کے بلوں کی مد میں، یا جو صفائی ہیں یہاں پہ جو ورکر یہاں پہ کام کرتے ہیں؟ اس میں نا بعض چیزیں ایسی فکس ہیں، جیسے ملازمین کی پے ہے، صفائی ورکر کی، سیکورٹی کی، اوقاف ملازمین کی، وہ تو فائنل ہے، لیکن موسم کے حساب سے بجلی کا بل ہے، اس کا لنگر کی بعض کا ابھی اس میں جو عرصہ آ رہا ہے 1 کروڑ 35 لاکھ ہماری گرانٹ مختص کی گئی ہے، تو مہینے کے حساب سے یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ مطلب کہ کوئی فکس چیز نہیں ہے۔ تو اب لنگر کی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ اتنی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں یا پھر بڑا مسائل ہیں، کسی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کوئی بزرگ ہے جو گھر واپس نہیں جا سکتا، گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، کوئی بچے ہیں جو بڑے عرصے سے یہاں پہ بزرگ رہ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں لنگر کتنے ٹائم یہاں پہ ملتا ہے باقاعدہ طور پہ جو داتا دربار کی طرف سے دیا جاتا ہے انتظامیہ کی جانب سے؟ آپ نے نا پہلی بات کی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو در داتا واحد دارہ جدھر پر جو بھی ایکسیپٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ یہ لوگوں کا ہجوم، رات کو کسی پیر بھی ہیں تو ہجوم ہی ہوگا، اس کی وجہ ہے کہ ادھر 24 گھنٹے کھانا ملتا ہے، بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تو یہ ساری چیزیں داتا دربار میں ویسے تو نہیں نہ ہو رہی، کچھ چیزیں ادھر ملتی ہیں تو آتے ہیں نا،
लंगर 24 घंटे चलता है। अभी इस साल वो हम ये स्पेशल काम कर रहे हैं कि उर्स ग्रांट तो हमारा जो लंगर का इंतज़ाम है, ज़ोहर के बाद प्रॉपर महकमे की तरफ से लंगर जारी किया जाएगा, नमाज असर के बाद होगा, मगरब के बाद होगा। वो हम जो हलीम होता है दाता दरबार का, उसका वो बहुत मशहूर होता है। बाकायदा हम उसको जूटे बनाते हैं, 2 नान में हलीम लगाते हैं, बड़े लोग शौक़ से खाते हैं और उसको अपनी औलाद के लिए भी लेकर जाते हैं। पहले वो हम रात को तकसीम करते थे, लेकिन लास्ट ईयर इस साल हमने ना वो उसको हर नमाज के बाद तकसीम करना शुरू कर दिया। इसी तरह तीसरे दिन हमारा हलवा होगा। अच्छा, ये तो उर्स की चीज़ें हैं ना, अगर आम रूटीन की बात आम की जाए, तब रूटीन कितने- में आप एक दिन जिस में कितने- टाइम मर्जी आएँ आपको लंगर मिलेगा। आपने नीचे हमारा वो सेटअप देखा आप होगा। हमें लंगर खाना भी दिखाएंगे, बिल्कुल साहब। आप हमें सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो भी दिखाएंगे, आप मस्जिद भी हमें विजिट कराएंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। कितने अरसे से आप यहाँ पे ऑन ड्यूटी हैं? मैं 7 साल से इधर ऑन ड्यूटी हूँ। इस 7 साल में आपने यहाँ पे क्या क्या देखा? दर दाता पर तो सब कुछ देखने को मिलता है। अभी आपने जैसे मस्जिद की बात की, तो अभी आपको मैं मस्जिद में जाता हूँ। पहले हमारे कोई HVAC सिस्टम था, वो थोड़ा सा वीक था। इस साल हमने ना उसको अपग्रेड किया है और उस पर हम 64 टन AC का जो इजाफ़ा कर रहे हैं ज़ायरीन की सहूलत के लिए, नमाजियों के आराम के लिए। वो सारी ज़ाहिर मौसम भी हब्स का है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो हमने AC इंस्टॉल किए हैं, ये पहले फ्रंट पर थे, अभी इनको साइड पर करके फ्रंट पर हम 8 टन की कैबिनेट इंस्टॉल कर रहे हैं, सिर्फ ज़ाहिर इनकी सहूलत और आने वाले नमाजियों के फ़ायदे के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक वक्त में कितने लोग जो हैं वो यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं इस मस्जिद के अंदर? उसमें सेन भी शामिल है। बेसिकली ना ये जो मस्जिद का दायरा है ना, ये 4 दीवार, इसके 2200 से 2500 के करीब लोग नमाज अदा कर सकते हैं। देखें, मेन जो हजूम आजकल हो रहा है वो जुमे की नमाज का है। जुमे की नमाज में इस टाइम जो हम पूरे दरबार कम्प्लेक्स में रश आ रहा है वो 8 से 10 हज़ार जुमे की नमाज का रश होता है जी। तो इसी तरह मौसम के हिसाब से वो ओपन होता रहता है, वो चीज़ें में चलती रहती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये भी मालूम पड़ा है कि यहाँ पे तालिब इल्मों को तालीम भी दी जा रही है, दीनी तालीम। हाँ, ये बहुत मेन। कोई भी अल्लाह का वली है ना, उसके दर में 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हर भूखे को खाना मिलना चाहिए, दूसरा उस दरगाह पर दीनी तालीम होनी चाहिए। दाता दरबार में एक बहुत बड़ा जामिया हजवेरिया मदरसा है जिसके अंदर 500 स्टूडेंट ज़ेर तालीम है, 250 के करीब रैशी भी हैं। उनको प्रॉपर 3 टाइम का खाना, एजुकेशन के हवाले से सारी सहूलतें दे रहे हैं। और वो उधर इसी मदरसे में मुफ्ती कोर्स होता है, यानी कि एक आदमी जब स्टार्ट करता है तो जब इधर से जाता है तो आलम बन के जाता है। ये दाता दरबार में पूरे पंजाब का जो सबसे बड़ा दीनी मॉडल मदरसा वो जामिया हजवेरिया कायम है। उसको यहाँ से ये तालीम हासिल करने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? हाँ, जामिया हजवेरिया में 1 रुपया भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन बाज़ हमारे क्लासें ऐसी हैं जिनको हम महकमा की तरफ से बाकायदा बच्चों को वजीफ़ा देते हैं। तो पैसे भी दिए जाते पैसे भी दिए जाते हैं। हैं, तो वो कितने पैसे हो सकते वो हैं? वजीफ़े मुख्तलिफ़ क्लासों के महीने के हिसाब से उनको पैसे देते हैं वजीफ़े के तौर पर। तो मैं एक आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 साल से जामिया हजवेरिया जो तंजीमुल मदारिस का बोर्ड है उनमें कोई ना किसी पोजीशन में स्टैंड करता है, मतलब कि एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अच्छा मुकाम हासिल। ठीक है, तो दीनी तालीम की हम बात कर रहे हैं, मदारस की हम बात कर रहे हैं, तो आम तौर पर जो तासब पाया जाता है कि मदारस के अंदर जो है बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो इस इदारे में किस हद तक जो है इस चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है? इस अदारे में 100% इसको कंट्रोल किया गया है। हमारे अपने औकाफ के जो असातिज़ा हैं वो बिल्कुल इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। ऐसा कोई भी इंसिडेंट सामने नहीं आया। प्राइवेट मदारस की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन ये जो हमारा सरकारी मदरसा है इसमें ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया। हम अब क्राइटेरिया की बात करेंगे। एक बच्चा है, आम घराने से उसका ताल्लुक़ है, वो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? हर साल हर क्लास का एडमिशन ओपन होता है। आए प्रॉपर वो उसके फॉर्म, प्रॉस्पेक्टस, वो सारी चीज़ें जारी होंगी। उसको कमेटी एक मॉनिटर करेगी, मॉनिटर करने के बाद उसका दाखिला हो जाएगा। मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, कोई सिफारिश नहीं चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात क्योंकि सिफारशी का नहीं, ऐसी कोई बात। तो किस तरह मैनेज करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में से लोग आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उसकी जो स्क्रूटनी है वो कैसे करते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक कमेटी मौजूद है जो उन सारी चीज़ों को, दस्तावेज़ात को, पुराने सेटअप को मॉनिटर करती है। मॉनिटर करने के बाद जो क्वालिफाई होते हैं उनको एडजस्ट करते हैं, उनको फिर आगे लेके चला जाता है।
اچھا ناظرین، اس وقت ہم مسجد میں موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو دینی تعلیم ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے، لنگر خانہ آپ کو دکھائیں گے، جس کے بارے میں کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے چلتا ہے اور اس کے انتظامات کیسے ہوتے ہیں، وہ بھی دکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کسی بھی انسان کی جو جان ہے اس کو کیسے یہاں پہ محفوظ بنایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر دشمن تو موجود ہیں جو پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے لوگوں کو کسی بھی حد تک جو ہے ڈیمیج کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سیکیورٹی ہے اس کے کیا انتظامات ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ فی الحال ہم نے بات کی ہے اس مسجد کے حوالے سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اگر کسی نے یہاں پہ محفل کروانی ہے تو اس کے لیے کیا لائے عمل ہوتا ہے، کس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، یا پھر جو یہاں سے لائے عمل دیے جاتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے؟ محافل دربار شریف میں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کوئی اپنی روٹین میں بیٹھ کر کوئی 10-20 لوگ اپنی محافل کرتے ہیں، درود شریف کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک جو سرٹیفائڈ محفل ہوتی ہے مسجد کے اندر ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی منظوری ہوتی ہے، اس کے ایس او پی ہوتے ہیں، محفل کرانے والا ایس او پی پر عمل کرتا ہے، وہ ایک دائرے میں رہ کر اپنی چیزوں کو چلاتا ہے، کیونکہ یہ ایک سرکاری مسجد ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ایس او پی کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عرس کی بات کر لیتے ہیں۔ جب بھی داتا دربار کا عرس ہوتا ہے تو کسی نہ کسی جماعت کو، دینی جماعت کو یا کسی نہ کسی لیڈر کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس مرتبہ لیڈ کریں گے، تو یہ کس طرح اس چیز کا آپ انتخاب کرتے ہیں؟ نہیں، ایسی بیسیکل کوئی بات نہیں۔ آج سے 3 سال پہلے ہماری محافل ہوتی تھی، پنجاب کے مقتدر مشائخ علماء کرام سب کو دعوت دی جاتی تھی، اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب مسجد میں اوقاف کے اپنے ملازمین اپنی محافل کرتے ہیں، جس میں پنجاب بھر سے جو زائرین حصہ لیتے ہیں، لیکن کوئی یہ اسپیشل نہیں ہے کہ کسی کو ہم دعوت دیں اور وہ آ کر لیڈ کرے، ایسا سسٹم کوئی نہیں ہے۔ بھی جماعت، مذہبی جماعت ہے یا پھر جو مذہب کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ آ کے یہاں پہ لیڈ کریں گے، وہ جس کو چاہیں گے وہ بلا سکتے ہیں، جس کو چاہیں گے اس کا خطاب کروا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، 3 سال سے یہ نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے باقی داتا دربار کے ساتھ ہر جماعت کا لگاؤ ہے، ہر جماعت کی عقیدت ہے، آتے ہیں حاضری دیتے ہیں، حاضری دینے کے بعد وہ اپنے چلے جاتے ہیں، ایسا کچھ۔ یہ سب سے اچھی بات تو پھر یہ ہے کہ 3 سال سے یہ جو معاملات ہیں ان کو ختم کر دیا گیا، تو یہ سب سے مین چیز ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے، میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید کسی کو دیا جاتا ہے کہ اس مرتبہ آپ اس عرس کو لیڈ کریں گے اور انتظامات کو دیکھیں گے، اور جس کا آپ خطاب کروانا چاہیں آپ کروا سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی 3 سال سے آپ لوگ مینج کر رہے ہیں، تو آپ نے جس سے نعت خوان ہے اس کی آپ نے سلیکشن کرنی ہے، پھر جس نے خطاب کرنا ہے اس کی سلیکشن آپ نے کرنی ہے، تو اس کا انتخاب کیا رکھتے ہیں، کیا بنیاد رکھتے ہیں آپ؟ آپ نے نا باتیں دو کی ہیں، ایک نعت خواں اور ایک خطاب۔ خطاب مسجد میں جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ پچھلے 2 سال سے سرکاری کر رہے ہیں، ہمارے دائرہ اوقاف ہے، اوقاف کے پاس اپنے کچھ 1300-1400 خطیب ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور جو نعت خواں ہیں نا وہ روٹین میں چلتے آ رہے ہیں، جو ہر سال آتے ہیں ان کو ہم روٹین میں ویسے ہی چلا رہے ہیں، اس میں کسی انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے پہلے چلتے ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب ہم چلیں گے لنگر خانہ آپ کو دکھاتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، اسٹے ود اس۔
بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران سعید عثمانی صاحب. اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی ملک کی صورتحال پہ، معاشی صورتحال پہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان آج کس نہج پہ کھڑا ہے اور کیا بہتری آ سکتی تھی؟ انس پہلے کی نسبت تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب ایٹ لیسٹ ہماری جو ہے نا وہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. میں یہ بات میں صرف ایک مفروضہ یا ایک کہنے کی بات نہیں ہے. ہماری پارٹی کے پاس چودھری شافی حسین صاحب کے پاس منسٹری فار انڈسٹریز کامرس اینڈ انویسٹمنٹ ہے. تو مجھے بخوبی اس چیز کا اندازہ ہے کہ باہر سے بھی خاص طور پہ چائنا سے بہت بڑی تعداد جو ہے انویسٹرز کی جو ہے نا وہ پاکستان میں آ کے انڈسٹری مینوفیکچرنگ یونٹس لگا رہے ہیں. تو معاشی طور پہ جو آپ نے بات کی، میں پنجاب کی صورتحال کو جہاں تک انالیسس کرتا ہوں، مجھے تو نئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے آتی نظر آ رہی ہے اور لوگ انٹرسٹڈ نظر آ رہے ہیں. جو پنجاب گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہیں، خاص طور پہ اسپیشل اکنامک زونز ہیں، جس طرح کی فیسلٹیز انویسٹرز کو دی جا رہی ہیں، تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں اس ٹائم پہ. اور اوور آل نیشنل لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے ڈائریکشن جو ہے وہ بہت بہتر نظر آتی ہے. تعلیمی جو سیکٹر ہے ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم رٹے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، عملی طور پہ یا پریکٹیکل نہیں کروائے جاتے. تو آپ بھی نوجوان ہیں اور آپ بھی آگے بڑھے ہیں اور آج اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، تو اس میں اس شعبے میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا آپ کی چاہیے؟ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ڈاٹا سسٹم جو ہے یہ تو ختم ہونا چاہیے. کنسیپچول اسٹڈیز جو ہے نا، جس میں آپ چیز کو سمجھ کے اس کو بعد میں کیا کہتے ہیں عملی زندگی کے اندر استعمال میں لے کے آئیں، وہ تو بڑا ضروری ہے. اور ایجوکیشن سسٹم کے اندر خاص طور پہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہسٹری کے سبجیکٹس بھی ایڈ کرنے چاہیے تاکہ نوجوانوں کے اندر موٹیویشن آئے. اکثر بات کی جاتی ہے ہمارے سلیبس کے اندر ابھی بھی مسٹر چپس پڑھایا جا رہا ہے پلے کے طور پہ. ٹھیک ہے، ہماری کوئی logic بنتی ہے؟ لاجک نہیں بنتی نا. مسٹر چپس کے ساتھ ہماری کون سی ایسی ہسٹری جڑ گئی ہے بھائی جو وہ ختم نہیں ہو سکتی؟ ہمیں کوئی ایسی مسلم لیڈرز کے بارے میں یا ورلڈ لیول جیو پولیٹیکلی بھی دیکھ لیں، جو ورلڈ لیڈرز ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا؟ فرسٹ سورس آف موٹیویشن جو ہے وہ بچے کے لیے تو اس کا اسکول ہوتا ہے نا، جس میں وہ سٹوریز پڑھتا ہے، جس میں وہ پلیز پڑھتا ہے، جس سے اس نے لٹریچر سیکھنا ہے، جس سے اس نے آگے گرامر سیکھنی ہے. اس میں اگر اسے کوئی موٹیویٹنگ اسٹوریز ہوں اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں جس میں جذبہ نظر آئے، جس میں ایک موٹیویشن انسپریشن نظر آئے، تو وہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ یہ چیزیں تھوڑا سا سلیبس کے اندر نا یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کون کام کرے گا؟ دیکھیں ہر کوئی سوال تو کرتا ہے، حکومت کے سامنے مطالبات بھی رکھے جاتے ہیں، اتنے سالوں سے رکھے جا رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس کے اوپر اکیڈمک بورڈ کو کرنا چاہیے. یہ ویسے میری ڈومین نہیں ہے، لیکن اکیڈمک بورڈز کو جو ہے نا اس چیز کو بڑا سیریس لینا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ جو میں محسوس کر رہا ہوں نا، بینگ ایز یوتھ لیڈر، میں یہ چیز محسوس کرتا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر نا تھوڑی سی نظریات کی کمی ہے. وہ نظریات آپ کو اچانک بوسٹ ہوتے نظر آتے ہیں جب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوتا ہے، تو ساری قوم آپ کو ایک پیج پہ نظر آتی ہے، اس سے پہلے نہیں نظر آتی. اس کی وجہ یہ کہ ایک ایز ہول نیشنل موٹیویشن اور نیشنل انسپریشن جو ہے وہ ختم ہو گئی. وہ کس طرح آپ انڈیوس کرتے ہیں نئی جنریشن کے اندر؟ وہ تھرو اکیڈمکس کرتے ہیں، تھرو اچھے سلیبس کرتے ہیں اور انسپریشنل یا موٹیویشنل سٹوریز ہوتی ہیں. لیٹ سے مثال کے طور پہ ہمارے بچپن کے اندر ہم پی ٹی وی میں جو دیکھتے تھے بڑے زبردست قسم کے ڈراماز آتے تھے. کچھ ایسے ڈراماز ہوتے تھے جن کو دیکھ کے آپ کا ایمان بھی بڑا تازہ ہوتا تھا، عشق رسول بھی بڑھتا تھا، اور بہت سے ایسے ڈراماز بھی آتے تھے جو آپ کے لیے موٹیویشنل ہوتے تھے. بچے دیکھتے تھے، بولتے تھے یار کل کو میں نے یہ بننا ہے. آج نوجوانوں کے سامنے یا پھر جو ہمارے بچے ہیں ان کے سامنے کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے سچ. ان کے لیے ڈوریمون ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آہستہ آہستہ ہم اس کانسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں جو بھارت میں ایک خاتون ٹیچر جو ہے ناچ ناچ کے ہر ٹماٹر بڑے مزیدار، اس ٹائپ کے کنسیپٹ پہ ہم جاتے جا رہے ہیں. وہ ہماری ریئلٹی نہیں ہے. ہمیں اپنے کنسیپٹس پہ رہنا چاہیے اور ہمیں سب سے پہلے تو اپنے جو ینگسٹرز ہیں، جو نوجوان بچے اسکول میں ہیں، ان کو انسپریشنل اور موٹیویشنل سٹوریز دکھانی. دیکھیں سرکاری سطح کے اوپر اگر ہم بات کریں، بچے جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کوشش کی جاتی ہے ٹیچرز کی طرف سے کہ اچھا پڑھایا جائے، یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی خامی رہ جاتی ہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ اکیڈمیز کی، دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے، یا پھر آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے کہ اب یہ بزنس بن چکا ہے؟ 100% بزنس تو ہے یہ، ٹھیک ہے، 100% بن نہیں چکا، یہ بزنس آلریڈی موجود ہے. لیکن پرائیویٹ اور گورنمنٹ ادارے کے اندر نا یار سم سارٹ مجھے فیل ہوتا ہے کہ کوئی میجر چینج آپ کو نظر نہیں آتا فیلڈ کے اندر. ایک گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا بچہ اور ایک پرائیویٹ اسکول کا پڑھا ہوا بچہ، کوئی مائنڈ سیٹ میں بہت زیادہ چینج نہیں ہے. چینج تو آپ کو تب آنا ہے نا جو اس نے پڑھا ہے. ایک کا چلیں آپ کتابوں کا ڈفرینس کر لیں، ایک آپ کا بورڈ کی کتاب آ گئی، ایک آپ کی آکسفورڈ کی کتاب آ رہی.
बीच में कंसेप्ट तो वही चलते आ रहे हैं, वही स्टोरी है, वही सब कुछ चलता आ रहा है. कोई एज सच नई इंस्पिरेशन, कोई नई मोटिवेशन तो ना उसमें है ना इसमें है. और जहाँ आपने बिजनेस एकेडमीज की बात की है, जो देखें ना आप बच्चा आप बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस की. चलें, एक महंगा इंस्टीट्यूट है, एक सस्ता इंस्टीट्यूट है, एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है. आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो अंदर से रिजल्ट निकल रहा है. मिसाल के तौर पे बात यहाँ पे ये हो रही है कि खाने का टेस्ट क्या है. अब खाना किस प्लेट में है, स्टील की प्लेट में है, सोने की प्लेट में है या चांदी की प्लेट में है, डजेंट मैटर. मैं बात कर रहा हूँ खाना जो दिया जा रहा है वो क्या चीज़ है, जो सिलेबस, जो कंसेप्ट बच्चे के दिमाग में डाला जा रहा है वो क्या है. प्राइवेट स्कूल का भी कोई डिफरेंट नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल का भी कोई डिफरेंट नहीं है. कोई अगर प्राइवेट एकेडमी पढ़ लेता तो उसे भी कोई स्पेशल कंसेप्ट या स्पेशल मोटिवेशन या कोई स्पेशल बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेके वो नहीं आ रहा. ठीक है, इस सारे स्नैरियो को चेंज करने की ज़रूरत है. हमें एक दफ़ा अपना जो एकेडमिक सिलेबस है उसको रिव्यू करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है. सियासत का आगाज़ कहाँ से किया? मैंने लाहौर से ही किया था जी. मैंने बलूचिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है, प्रोमिनेंट पार्टी, उसका मैं लाहौर का प्रेसिडेंट था. फिर उसके बाद मैं उसका सूबाई प्रेसिडेंट बना, फिर मरकज़ी पाकिस्तान लेवल पे प्रेसिडेंट बना. उस पार्टी के अंदर मैंने तकरीबन कोई 10 साल सर्व किया. फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन. आपने चौधरी शाफी हुसैन को कैसा पाया? चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, ये फैमिली बहुत ज़बरदस्त फैमिली है जी. मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा कि मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, ना मेरी आदत है कि मैं ऐसे जो होता है ना कि आपने लीडर की करनी है जी. मेरा थोड़ा सा शाफी साहब के साथ और इन फैमिली के साथ ताल्लुक़ इस तरह का है कि वो समझते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ इस तरह की लगती है कि वो ठीक नहीं है तो मैं कह भी देता हूँ, अपनी राय पेश हाँ, मैं अपनी राय देता हूँ. और वो मुझे इस चीज़ का भरपूर तरीके से खुशी है और वो राय का एहतराम भी करते हैं और सुनते भी हैं बात को. जहाँ उन्हें महसूस होता है कि ये सजेशन ठीक है वो मान लेते हैं. शाफी हुसैन साहब की आपने बात की, वो सिर्फ सियासतदान नहीं है. मैंने कंप्लीट पैकेज के अंदर कोई इंसान देखा ना जिसको एक्चुअली लोगों का दर्द है. मतलब ना सिर्फ वो जो उनके साथ हैं बल्कि इर्द गिर्द लेफ्ट राइट ऐसे ही कोई रहा. मैंने गुजरात इलेक्शन कैंपेन के अंदर मतलब मैंने किसी पॉलिटिशियन को इस तरह नहीं देखा. अमूमन होता है कैमराज लगे होते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो फिर तो जनाब बड़ी अच्छी बातें हो रही है ना, तो आड़ा मसला हल करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. आई वॉज ड्राइविंग दी कार, मैं उनकी गाड़ी चला रहा था और वो मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे. कोई कैमरा नहीं था, कोई आगे पीछे लोग नहीं थे, वहाँ देखने वाला कोई नहीं था. ऐसे रोक के लोगों को गाड़ी रोक के ना बुलाया बंदे को, इधर आओ, कोई काम है? उन्होंने कहा नहीं चाहिए साहब, नहीं कोई है तो दस. ये वो बुला के पूछ रहे हैं, बुला के खुद पूछा, कोई कैमरा नहीं है, किसी को दिखा नहीं रहा. कैमरे के सामने ये सब कुछ नहीं हो रहा, लोग दिखाने के लिए. एक होता है ना कि लोग ड्रामा करते हैं कि यार कैमरा आ गया तो भाई वहाँ तो फिर लो तो हाई भी हो रहा होता है, हाई तो लो भी हो रहा होता है, सारा कुछ ठीक है. और जनाब बड़ा कुछ किया जाता है, होता है, ठीक है. सियासत में आपको ऑप्टिक्स भी चाहिए होते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है. लेकिन ऐसे ही सुनसान सड़क पे तो 2-4 लोग आ रहे हैं, रोका, वो जानता है कि ये कौन है, ये नहीं जानते वो कौन है. पता ये नहीं पता कि ये मेरा वोटर है नहीं है, इस हल्के का है या नहीं है. रोका है, हाँ भाई कोई कम है? उन्होंने कहा नहीं चाहिए साहब. नहीं है तो दसो. उन्होंने कहा नहीं चाहिए साहब. अब इस तरह का जब एक बंदा इलेक्ट उठता है किसी हल्के से, तो वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो फिर आप बाद में अपनी आवाम के लिए क्या करेगा. मैंने हमेशा गुजरात के लोगों को जो है इन दोनों भाइयों से सेटिस्फाइड देखा है. गुजरात के लोगों को मैंने चौधरी शाफी हुसैन को, चौधरी सालिक हुसैन को दुआएं देते देखा है. और जिस तरीके से पंजाब के अंदर ये इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते. बंदा कोई अब तक साल के अंदर 2-3 विजिट अपने ज़ाती खर्चे पे, ये नहीं कि हुकूमत का डेलीगेशन जा रहा है, हुकूमती खर्चे पे, अपने ज़ाती खर्चे पे, अपनी जेब से लगा के अपनी रिहाइश करके चाइना जा रहे हैं, कंपनीज़ के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पाकिस्तान में ला रहे हैं. आप जाके फेडमिक में देख सकते हैं, आप पेडमिक के अंदर देख सकते हैं. चाइनीज़ इन्वेस्टर जो है वो धड़ाधड़ पाकिस्तान के अंदर आ रहा है और आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो ये और उसका कोई मतलब क्रेडिट भी नहीं है. आपको कोई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सें और पोस्टर्स और कोई बाहर जगह सोशल मीडिया भरा नहीं नज़र आएगा कि हमने ये कर दिया. पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत से सियासतदान मौजूद हैं. ऐसे लोग हैं जो किसी को कुछ नहीं करते. हाँ, लेकिन मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा. हर बंदे का अपना एक स्टाइल और तरीकाकार होता है. मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है. इनकी मिनिस्ट्री का साल पूरा होता है, ये आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लाइन पॉइंट टू पॉइंट बात करें. मैंने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर ये किया, वो किया, ये सारा कुछ किया, मैं यहाँ गया, यहाँ से इतनी इन्वेस्टमेंट लाया, मैंने ये सब कुछ किया. मैंने कहा शाफी भाई ज़रूरत क्या है? कहते हैं यार आई एम अकाउंटेबल. मुझे लोगों को बताना है कि मैंने 1 साल जो अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी दी है मैंने वो किस तरीके से निभाई. वैसे कोई सियासतदान ऐसा करता नहीं करता यार, नहीं करता. हम लोग, मैंने बहुत से सियासतदानों के साथ काम किया, लेकिन ये ना सियासत से हट के एक अलग चीज़ है. और अल्लाह ताला इन्हें अपने ज़ुबान में रखे. ये बड़े बेहतरीन आदमी हैं, जो जानते हैं वो भी,
اور جو نہیں جانتے میں کہتا ہوں ایک دفعہ شافی حسین کو آزما کے چیک کریں. مطلب یوتھ ان کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں. 100% میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ کسی کے بارے میں کوئی بات کروں گا, لیکن میں کہتا ہوں کہ 100% وہ اس طرح کا آدمی ہے کہ آپ 100% ان پہ ریلائی کر سکتے ہیں. آپ نے جو اپنی سیاست کا آغاز ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے سیاست وہاں سے شروع کیا, تو مجھے یہ بتائیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس قدر آپ کی جو طالب علم کی سیاست تھی اس نے آپ کو فائدہ دیا. دیکھیں آج آپ جس مقام پہ ہیں, آپ مسلسل محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں. تو ایک نوجوان جو کہ پاکستان کو سرو کرنا چاہتا ہے, سیاست کی خدمت تو ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں یا عوام مانے یا نہ مانے, تو اس کو تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں انس, میں آج مڑ کے اگر پچھلے اپنے تقریباً کوئی 10-12 سال کے کیریئر کے اندر دیکھوں نا, تو مجھے کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگی. مشکل اس وجہ سے نہیں لگی کہ میرا یہ پیشن تھا. اگر تو میں کوئی مجبوری میں یہ کر رہا ہوتا یا مجھ سے کوئی زبردستی اس فیلڈ میں مجھے کوئی لے کے آیا ہوتا تو پھر مجھے شاید مشکل لگتا. جب ایک چیز آپ کا پیشن ہوتی ہے نا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسی کام کے لیے بنے ہیں تو آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے سٹارٹ کیا, اس کے بعد اسٹوڈنٹ تنظیموں میں بھی رہے, پھر اس کے بعد یونیورسٹی کالجز کی اکیڈمکس سوسائٹیز کے اندر بھی رہے, ڈبیٹنگ سوسائٹیز کے اندر رہے, پھر اس کے بعد عملی طور پہ یوتھ کی سیاست کا آغاز کیا. مجھے نہیں یاد کہ اپنی زندگی کے اندر کتنے جلسے, ریلیاں, کن کن ٹاپکس کے اوپر, کوئی نیشنل ڈے نہیں چھوڑا, کوئی سوشل ایشو نہیں چھوڑا, کوئی یوتھ کا ایشو نہیں چھوڑا, کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جس پہ ہم لوگ نکلے نہ ہوں, اور ایک بڑی تعداد کے ساتھ عوام کے ساتھ ہم لوگ نکلے. تو ہم نے ان سب چیزوں کو انجوائے کیا, مشکل کچھ نہیں تھا. اب تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا آ جاتے ہیں, سوشل میڈیا کی وجہ سے کسی جگہ لوگ وداؤٹ ویریفیکیشن آپ پہ الزامات لگا دیتے ہیں جب آپ آگے بڑھتے ہیں. اس سے وقتی طور پہ آپ کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یار ہم تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جس طرح کے لوگ الزامات لگا دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرخرو کرتی ہے. ہاں, دس از پارٹ آف گیم, دس از پارٹ آف گیم. تو ایسا سچ مشکل کچھ نہیں ہے, بلکہ میں موٹیویٹ کرنا چاہوں گا جو ہمارے ینگسٹرز ہیں نا, کہ آپ نیچے سے سٹارٹ کریں, بہت مزیدار ہوتا ہے. اور بجائے سائڈ پہ بیٹھ کے بولنا یار ملک میں یہ نہیں ہو رہا, ملک میں وہ نہیں ہو رہا, آپ خود آواز اٹھائیے, آپ بات کیجیے, اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی. ایک ٹائم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت کامیابی دے. اچھا, ایک نوجوان جو یہ سمجھتا ہے کہ جو سیاست ہے وہ پیسے کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے, اگر آپ نے کوئی عہدہ چاہیے تو اس کے لیے پیسے چاہیے, اس میں کس حد تک میرا نہیں خیال. اب آپ دیکھو سوشل میڈیا آ گئے, آپ کے ہاتھ کس بندے کے پاس موبائل نہیں ہے, ٹھیک ہے, موبائل آن کریں, کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے نا, اس پہ ڈسکشن کریں. اگر لوگوں کو آپ کی بات پسند آئے گی, آپ کے نیریٹو سے لوگ متفق ہوں گے تو آپ کے ساتھ چلیں گے. آج کے دور کے اندر سیاست میں کیا پیسے چاہیے؟ ہاں, 50 روپے کا پیکج آپ نے لگوانا ہے, وہ 50 روپے ہونے چاہیے آپ کے پاس, باقی اللہ خیر کرے گا. سیاست کیا ہے؟ آپ نے عوام کو جوڑنا ہوتا ہے. آپ پاور میں آتے ہیں, آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں. پاور میں آنے کے لیے آپ کے پاس جب عوام جڑ جاتی ہے آپ کے نیریٹو سے, اگر لوگ متفق ہیں تو پھر آپ کو کس پیسے کی ضرورت ہے؟ لوگ آ جاتے ہیں. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کا نیریٹو ٹھیک ہے, لوگوں کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ مثال کے طور پہ الیکشن میں جو خرچہ ہونا ہے لوگ دے دیتے ہیں, لوگ کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اگر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں تو لوگ انویسٹ بھی جڑ جاتے ہیں. ہاں, لوگ آپ کے ساتھ. بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, کیوں بات کرتے ہیں؟ انس, یہ ایک بہت لمبی ہماری کیمپین تھی, اور آپ بھی اس کیمپین میں میرے ساتھ حصہ تھے. ہم لوگوں نے الحمدللہ 2021 میں سٹارٹ کیا تھا پاکستان بنگلہ دیش کی کیمپین, اور اس کی وجہ میری اپنی فیملی کا وہ تھا. میں نے اپنے دادا کو, اور جتنے بھی بچے ہماری ایج کے ہیں نا, انہوں نے اپنے دادوں کو 71 کی بات کرتے ہوئے افسردہ بیٹھے دیکھا ہے. تو ہمارے ایک دل میں بات تھی کہ یار ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. 2021 میں سٹارٹ کیا. آل پارٹیز, آپ کی اپنی کیمپین تھی؟ ہاں, آل پارٹیز کانفرنس ہم لوگوں نے کی, پھر پبلک سیمینارز کیے. وہ جب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئے, اب یہاں پہ بات پیسے کی, جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ پیسے کا سیاست کے لیے, میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں, آل پارٹیز کرا رہا ہوں, یہاں پہ سیمینار کرا رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہا ہوں, ملین ویوز آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے, میرا 1 روپیہ نہیں لگ رہا. بنگلہ دیش میں ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر, ڈسکشن پورا وائرل تھے. آپ کی بلکہ آپ کی بھی نعرے لگاتے ہوئے کہ پاکستان زندہ باد, بنگلہ دیش, وہ ویڈیوز وہاں پہ وائرل تھی. اور جتنے زبردست طریقے سے پورے رجیم چینج آپریشن کے اندر جس طرح آپ نے وہ سیمینار کرائے, اس کا امپیکٹ یہ آج پاکستان کو آج آپ کو نظر آ رہا ہے. بنگالی بچے کے دماغ میں انڈیوس کیا گیا تھا کہ پاکستانی تم سے نفرت کرتے ہیں. ہمارے سیمینارز نے, ہماری کانفرنسز نے بنگالی بچے کو بتایا ہے کہ پاکستانی تم سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان آج بھی تمہیں اسی طرح محبت کرتا ہے. وہ جب شیخ حسینہ کا رجیم چینج ہو رہا تھا, اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہماری ویڈیوز وہاں پہ سرکولیٹ ہوئی, ملینز آف ویوز آئے,
बंगाली बच्चे को पता चला भाई पाकिस्तानी जो है ये तो हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और उसने एक कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है बांग्लादेश जो है वहाँ नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। इतने लोग आपसे रब्ता करते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर बांग्लादेश से, वो ये मुतालबा तो करते होंगे कि आप बांग्लादेश आएँ? मेरा इरादा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इलेक्शंस आ गए, और इलेक्शन में मैंने फिर अपनी पार्टी की कैंपेन भी करनी थी। मैं फिर जो जहाँ जहाँ से हल्के से हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ी थी, ख़ास तौर पे चौधरी शुजात हुसैन और उनके जो बेटे जहाँ जहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे, चौधरी शाफे साहब और सालिक साहब, तो मैंने ज़ाती तौर पे किया कि मैं उनकी इलेक्शन कैंपेन करूँ, ये मेरा हक बनता था। तो मैं उस इलेक्शन कैंपेन में बिजी रहा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट फार्मिंग थी, फिर उसके बाद मेरे पास पंजाब के अंदर 3 बोर्ड्स भी आए, फिर टेफ्टा था, स्मॉल इंडस्ट्री थी, उसके अलावा पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड था, फिर काफ़ी मसरूफियत थी, मैं जा नहीं सका, लेकिन मेरा इरादा है। ठीक है, जब भी आपने बांग्लादेश के ऊपर बात की, जब से इसके ऊपर आगाज़ किया बात करना कि वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे कैंपेन चलाई गई हमारे हमसाए मुल्क इंडिया से, और तरह तरह के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, और तरह तरह के जो लोग आपके इर्द गिर्द थे उनको भी उन्होंने ट्रेस करने की कोशिश की, तो धमकियाँ भी मिली होंगी, प्रेशराइज़ भी किया होगा, और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा, फैमिली भी बताती होगी आप किस तरफ जा रहे हैं, तो इनको कैसे आपने हैंडल किया? धमकियाँ तो बहुत सुनी हैं जी, बहुत धमकियाँ सुनी हैं, गाड़ी के नीचे बम लगा देंगे, गोलियां मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन फिर असर नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ असर ही नहीं की। धमकियाँ तो स्टिल अभी वो जो मेरे ख्याल से उनका कोई गैंगस्टर है तिहाड़ जेल के अंदर, लॉरेंस बिश्नोई, उनकी तरफ से भी थ्रेट आए, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल्स आई, और जनाब किसने कॉल किया आपको? ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मुझे कॉल की। ये कब आई? ये आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले, जब बाग बंगला वाला हमने कराची का किया था, उसके फौरन बाद। अच्छा, आपने कराची के अंदर पूरा आपने वो जलसा कर हाँ, 10,000 लोगों का वो जलसा था, और उसमें मैंने जनरल जैकब, जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने के बाद कहा नहीं था कि 2 कौमी नज़रिया हमें खलीज जंग बंगाल में डुबो दिया है, मैंने उसको कहा था कि उसको कब्र से उठा के दिखाओ कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती हो गई है, 2 कौमी नज़रिया जो है ना वो रिवाइव करके है। उसके बाद फिर मुझे कॉल्स आई, वो बहुत वायरल हुई थी वीडियोस। तो उन्होंने फ़ोन करके क्या कहा आपको? उन्होंने कहा जनाब दिन गिन लें। मैंने कहा तुम लॉरेंस बिश्नोई को वो भी अपने दिन गिन लें, वे दिन तो हर बंदे ने गिने। ये आपने आगे से मैंने जवाब कह दिया? कह दिया मैंने कहा उसको वो, किसी चीज़ का खौफ डर नहीं हो? यार किस चीज़ से डरेंगे, पूरा हिंदुस्तान डरता उससे। तो डरता रहे, हिंदुस्तान डरता है, पाकिस्तानी तो नहीं डरते। पाकिस्तानी मुझे छोड़े, पाकिस्तान का किसी नौजवान आप जाएं सड़क पे चले जाएं, मुझे तो छोड़ दें ना, किसी एक पाकिस्तानी लड़के को पकड़ें, बोलें तुम डरते हो, वो बहुत बड़ा गुंडा है कोई इंडिया का, इंडिया से कौन डरता है? कौन डरता है, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा एहतियात करते हैं ज़रूर। हमारे साथ हमारे अपनी क्या सिक्योरिटी टीम होती है, वो अभी भी पहले भी होती थी, अभी भी होती है। तो हुकूमत की जानब से कोई आपको सिक्योरिटी दी गई है जो आप काम कर रहे हैं? मैंने नहीं मांगी, मैंने नहीं मांगी। आपको लगता नहीं है कि आपको मांगनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो आप अपनी हिफाजत खुद करना चाह रहे हैं? यार देखो, जो रात कब्र के अंदर है वो फिर बाहर नहीं है। बात ये है कि ये तो फिर तवक्कल लाना हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करे कि अगर हुकूमत को या किसी को लगेगा, क्योंकि ज़्यादा रिपोर्ट्स, अच्छी रिपोर्ट्स तो इन्हीं के पास होती है ना कि किसको थ्रेट है किसको नहीं है, अगर उनको महसूस होगा कि KPK में जब आप जाते हैं तब तो आपके साथ पुलिस मौजूद होती असल में पंजाब का सिक्योरिटी सिस्टम और है, लाहौर का सिस्टम और है, लेकिन जब हम दूसरे सूबों में जाते हैं तो वहाँ पे फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो हमें दे देती हैं सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे देती है। हैं। लास्ट क्वेश्चन, नौजवानों को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखें, मैं पॉलिटिशियन हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर नौजवान जो है वो पाकिस्तान के लिए पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। मैं तो आपको मोटिवेशन ये दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उनको दावत दे रहे हैं कि वो सियासत का हिस्सा बने और हमारी पार्टी ज्वाइन करें। आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कोई गिरफ्तार भी नहीं करेगा? देखें, अगर आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, पाकिस्तान की अगर तारीख देखी जाए तो कोई ऐसा सियासतदान नहीं आया। देखें अगर कोई पकड़ा भी जाता है, हमारी प्रीवियस पार्टी के जो लीडर थे वो कहते थे सियासी कारकुनान बड़े शौक से जेलों के लिए तरसते हैं, ये गारंटी तो मुझे अपनी नहीं है। देखा, मैं ये कोई स्टाम या बयान अल्फी तो नहीं बांट सकता ना कि भाई आप सियासत में आएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर तो गारंटी किसी को भी नहीं। ठीक, मुश्किलात का सामना करना वो तो करना है यार। देखो, अगर हार्डशिप फेस नहीं कर सकते फिर नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट मुल्क के लिए जो है ना वो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहिए। सियासत के लिए और वैसे भी जाना जरूरी प्रो पाकिस्तान नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो कोई बात नहीं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और इनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और जो बांग्लादेशी हैं वो हमारे भाई हैं और हमेशा हम उनको सपोर्ट करेंगे
اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور نوجوانوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیاست کا ایسا بنے اور پاکستان کی خدمت کریں۔ دیکھتے ہیں پروگرام عوام کا سوال۔ اللہ نے